ये कभी यूनिवर्सिटी में गवा ना है, ये कभी टॉपिक पढ़े ना है। याद करे जब स्कूल जात होगा पढ़त होगा, टीचर जो टॉपिक बताओ तो कहा तो है कि कल करे आगे अपने पढ़ के आया तब हम वो लेक्चर अटेंड करब, हम एक्सप्लेन करब जो डाउट हो बताया। अगर तू यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर तो उठा दिए, टास्क दिए, चैलेंज दिए और तू पढ़ाई की है, तो तेरे बारे में तुम रूम पे जाबो ना तो अलग अलग तरीके से सोचब, तो किताब पढ़ब और तोहार इच्छा करे और अलग अलग किताब ले, नए आदमी से बैठब, डिस्कस करब, डिबेट करब, जैसे का हो तोहार क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, तोहार दिमाग जिंदा हो, कॉन्शियसनेस आए, तो अंदर जागरूकता आए, एक चीज़न के कई तरीके से सोच सकत और हर प्रेजेंट टाइम में रहे सीखब, तो का कैसे के जवाब दे, कैसे बोले का सब सीख गए। चाहे जो बड़े पॉलिटिशियन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने लड़के के काहे बारे पढ़ाते हैं, हिंदी में काहे नहीं पढ़ाते हैं, और पीछे कारण है यहाँ के पूरा मॉडल वहीं बेस हो चुका है ना, पूरा मॉडल वही ब्रेक हो चुका है। यहाँ अगर उन्हों की लड़कियाँ पढ़ लें तो उन्हों की लड़कियाँ डाइवर्ट हो गया, उन्हें मैनिपुलेट करब आसान हो गया, चाहे कोई चीज़ जिंदा हो ना पहले मुश्किल है जहाँ हम लड़कन का कराओ। हाँ और उन्हें सब पता बाटे कि यहाँ फ्यूचर कुछ बाना है, इंडिया में का चला कर देगी ना, जो समझदार करेगा तुरंत ही पकड़ लेगा, उतना तवज्जो नहीं दिखावा। तू ऐसा अपने लड़के में तैयार करता कि बस जाए, चाहे IIT की लड़कियाँ अलग हो, चाहे और यार सबको फिट जाती, दिक्कत ये बना वो लेवल का पढ़ाई जाती, वो लेवल का टास्क दिया जाए तो सोचे मजबूत दिया जाए, उन्हें तो बेवकूफ़ ना बनाए कोई। अब तो बताएंगे यूनिवर्सिटी में हम बात करते हैं, ऐसा लड़कियाँ से मिले जो रेगुलर रहा, प्रॉपर ग्रेजुएशन किए हो, वहाँ लड़कियाँ से बात कर ले, जो लड़के प्राइवेट थे वो 7 साल से UPSC तैयारी के और के थक तैयारी चाहे जेकर मान के बा 5 साल से मास्टर से बाव करे का, जो लड़के यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पे ग्रेजुएशन किए बा, दोनों आदमी से तो बात कर ले, दोनों आदमी से लेक्चर दिवाए ले, दोनों आदमी से कोनो भी सभा संबोधित करवाए ले, तो है फर्क साफ नजर आता है। हाँ, वो एक्चुअल में पढ़ाई कहाँ करे, वो जो नहीं करे, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करवाए दोनों जने से, तो है पता साफ पता चल जाए कि हाँ के ग्रेजुएट लड़कियाँ अच्छा बजे 3 साल कॉलेज में पढ़ाई की है बा, जो 5 साल तैयारी की है बा, प्लस ओकरे साथ साथ ओकरे पास मास्टर्स बा, MTech का सब बोले 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 जैसे मतलब नहीं पढ़ा, अगर तू क्लास नहीं कर सकना जात है बैठते है बस था, तो नॉलेज भाई वो अलग नॉलेज डेवलप होता रहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था नॉलेज वो चीज़ माने। हमें लोग गए केवल 6-7 महीना क्लास करे यूनिवर्सिटी में, हाँ 6-7 महीने में समझ लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत जानकारी मिली, अगर 3 साल हुए करे होती समझ लो और अच्छा रहा, लेकिन लोग सोच हाँ एक्चुअल में अगर 3 साल और पढ़े होता क्लास लेके, और लॉकडाउन आई ओकरे वजह से नहीं पैसा पूरा खराब हो गया। वो अच्छे प्रोफेसर और आते हैं, हाँ मतलब वो अलग चेहरा चमकत, हाँ कि हम वो कॉन्फिडेंस पैदा होते कि हाँ BA हम करे वहाँ से, और तो अच्छे से लड़के मिलते हैं ना भाई, डिस्कशन ग्रुप में बैठो, गार्डन में वही सब होता है, ये अलग अलग थॉट प्रोसेस मिला था, मतलब का वो क्रिटिकल थिंकिंग वो सोचा था, तू का सोचा था वो अलग, और एक मतलब इतना ढेर सारा मिल के, हाँ कि ना आकाश, जैसे कि इतना ढेर सारा मिल के 3-4 जने के लोग दोस्त मिले यार मिले कॉलेज में, सबको अलग माइंड होकर तू अलग। हम बिना कॉलेज गए, बिना उल्सन बढ़िया इंस्टीट्यूट गए, हम काहे यहाँ लेवल की बात बताई पाओ। हाँ काहे मेरे पीछे कारण ही बा, हम मिला है कई जो लोगन से, हम लगभग जब से कक्षा 12 में रहे हम तभी से मिले चालू किए, मुंबई गए रहे, मुंबई में ऐसा ऐसा लड़कियों से मुलाकात भाई जो नारायणा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, तो फिर वहाँ जाए के बाद सबसे पहले हमें ये रियलाइज है कि काहे मिडिल क्लास और काहे खासकर अपन उत्तर भारत और जो पिछड़ा स्टेट है जहाँ एजुकेशन स्तर सही नहीं है, क्या इतना पीछे हैं। नारायणा स्कूल लड़का उस टाइम पे कक्षा 8 में था, अब मिले और कक्षा 8 का नोटबुक हम देखा, नोटबुक में क्लास में कई में रहा तू? हम रहे 12 में। अच्छा 12 में, और लड़का कक्षा 8 में रहा, मतलब छोटा भाई रहा, जैसे जो हम लड़कियां हम बात की हम ऊपर नहीं 15 साल हम नोटबुक देखा, नोटबुक में जैसे शनिवार के दिन नहीं होता है को करिकुलम टास्क दिया जाता है, कुछ अलग एक्टिविटी करवाया शनिवार तो करे एक्टिविटी में का रहा JEE मेंस और कई जगह JEE एडवांस का पेपर सॉल्विंग रहा, को करिकुलम में कक्षा 8 के बाद बताओ कक्षा 8 में, हाँ पहले से कैसे डेवलप किया जाता है स्कूल में रहा।
समझो डिफरेंस वहाँ से क्रिएट हुई। यहाँ कक्षा 12 पास की है, कॉलेजों में आ जाए देते ओकरे बाद भेज दें कोचिंग में जा 2 साल 3 साल तैयारी करे, निकला न निकला ओकर अलग बात। समझत एजुकेशन से बहुत दूर कर दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ से निकले फिर हम दोबारा मुंबई में एक लड़कियाँ से मिला रहे, लड़का एमकॉम कर रहा है। एमकॉम बढ़िया वही समय में? हाँ, एमकॉम के साथ साथ सीए की तैयारी। तो उसे बात की है, विदेशों जा चुका रहा भैया, करोड़पति बाप लड़का, घरे में जिक्र यहाँ 3-4 करोड़ एक महीना मांगता है, तो वो विदेश भी जा चुका रहा। उससे बात की बहुत अच्छा लगा, उससे बहुत कुछ सीखा ही मिला। उसे हम मतलब हम उससे एक चीज़ ही जाने चाहते रहे कि अपने आप की कोनो भी लैंग्वेज में कैसे ट्रेन करें। सबसे पहले हमें वो पता चला कि अगर अब कहे बोलते 3-4 भाषा का नॉलेज है, वो स्पेनिश बोल लेगा, वो बताया कि कैसे फंडामेंटल कैसे काम करता है लैंग्वेज, कैसे अगर कोनो सीखे तो कैसे सीख सकता। लेकिन हम काम चोर रहे ना सीखाने, तो उसे बात की, उसे बात करे चीज सिखाई कि मिला कि फील्ड कोनो मैटर ना करे, मैटर तू करत कि तोहे फील्ड में कितना इंटरेस्ट बा, डीप तक कितना नॉलेज बा, तू वहाँ फील्ड में कितना बढ़िया काम किया है। वो कॉमर्स फील्ड से होते हुए भी मास्टर्स के साथ साथ कंपनी में जॉब भी करता है, एज ए अकाउंटेंट रहा। अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब भी करत रहा, उसके साथ साथ पढ़ाई भी ओका मास्टर्स होत रही और सीईओ को ओकर सपना रहा। ग्रेजुएशन तक फुल टाइम पढ़ाई रही और ओकर प्लानो रहा कि बाहर अप्लाई किए रहा, गए रहा इंटरव्यू वगैरह दे कि बाहर शिफ्ट हो भी दे। ऐसा थोड़ी वक्त तू भी काम कर लिए तो बाहर जाए न, तो अपने आप को वहाँ फील्ड में माहिर करे। और फिर जब हम आए इलाहाबाद में बढ़िया बढ़िया लड़कियाँ मिले, तब बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई वाले लड़कियाँ मिल गए, उनसे डिस्कशन भजे यूनिवर्सिटी वगैरह से एमएससी और एमए ये सब ऐसा तैयारी करते रहे बीटेक वगैरह पे। तो ऐसा लड़कियाँ मिले जैसे बातचीत हुई, डिबेट भी था हर एक अलग अलग टॉपिक पे, इकोनॉमिक जियो पॉलिटिक्स हर एक टॉपिक पे हम लोग डिबेट किया। ऐसे हमारा थोड़ा थिंकिंग बेहतर है। और एक एग्जांपल दे चाहे अच्छी स्कूलिंग को अच्छा नॉलेज और कॉलेज के इफेक्ट एक है नवाब, एक मान ले एक व्यक्ति है ए, अच्छा ए, अच्छा सपोज दैट प्राइवेसी मैटर, वो एक भाई लड़कियां इतना नशा कर रहा, निखिल नाम ला, सपोज दैट निखिल ले लेके, सपोज दैट निखिल एक टाइम पे इतना नशा करता रहा, डेली आदत रही सिगरेट पियो, मतलब 2 डब्बा रही, उससे कम कैसे से एवरेज रहा, एक डिब्बा डेली सिगरेट पीना, शराब पीना, हर एक चीज़ पीना, फिर भी वो अपने पढ़ाई में बेहतर रहा। रेगुलर बेसिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी लड़का करता रहा बॉटनी में, फिर भी ओकर नॉलेज ओकर बात करे तरीके इतना बढ़िया रहा। और यहाँ जो 5 साल से रेगुलर बेसिस पे सिविल सर्विस की तैयारी की है, वो लेवल पे बात नहीं कही। पूरे पीछे कारण ही मतलब मॉडल में फर्क रहा, जो जिया लिविंग जैसे सिविल सर्विस हम यूपीएससी ना, जैसे उत्तर प्रदेश वाला, सॉरी गलती हो गई, सिविल सर्विस भाई जो अच्छा एस्पिरेंट में बढ़िया बात करे, काहे को नहीं मिलत उतना हिसाब से एनवायरनमेंट मिला था, प्लस करे पर हां कराऊ मेन चीज होता दायरा। तू जहाँ पढ़ाई करता है वहाँ देखा दायरा का, अगर तू एसएससी की तैयारी करबा तो वहाँ दायरा देखबा, वहाँ का दायरा में और यूपीएससी दायरा में बहुत जमीन आसमान का अंतर बा। मेन चीज हो तो तुहार दायरा का बा, मेन चीज हो तो कौनो चीज के सीखे, तुहार पर्सपेक्टिव, तुहार आइडियोलॉजी, तू कौने बेस पे को सीखे चाहत वो हो। तो जे भी पढ़ाई में अच्छा हो, 12-14 घंटा पढ़ाई वाली लड़कियाँ बढ़िया से नशा पत्ती से दूर, उसे लाख गुना अच्छा लड़का रहा। नशा के साथ सिगरेट के साथ ओकरे पीछे कारण कुछ और पढ़ाई और कोनो चीज की है एसएससी वगैरह जो तैयारी करता उसे हट के तैयारी वाली चीज ना है, मतलब जैसे कि कोनो अलग टाइप की किताब पढ़ना या कोनो जो सोसाइटी में चला था आर्ट ह्यूमैनिटीज टाइप के बुक्स वगैरह, जैसे फिलॉसफी थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन फिर बाद में लगा तो का जिक्र करत है, करे भी लगा था ना, एक बार पढ़े मन करत है, फिर लगे कि भाई जो करने आया हूँ वो करो, किताब की पढ़ रहा है,
ये सब लगने लगता है। ना बहुत तरह का है, सब तरह से। हाँ पढ़ाई चाहे मतलब जैसे कई लड़के पढ़ते हैं भाई, जैसे कई साहब में से दुकान बहुत फर्क आई जाता भाई। अच्छा जोन भी जल रहा था सब स्कूलिए से एकदम। वहाँ जैसे कोनो भी चीज हो भाई, न्यू मैटर करता नहीं चली। दोनों पेड़ के नींव कमजोर रही उखड़ गया, दोनों पेड़ के नींव मजबूत रही, चाहे जितना ओकर ऊपर भारी रहा वजन रहा नहीं गिरी, न्यू बहु मैटर करता ना। अब जे शहर में पला बड़ा बा, सारी सुविधा बा, अच्छा टीचर है, अच्छा पेरेंट्स है, आपको काम ना है, पूरा ध्यान देते है ना। अरे की लड़कियों को पूरा देखा था, चेक करता यहाँ का बा, यहाँ का टीचर आप हम 200 रुपये दिहाड़ी काम करे, डेली तो 200, हम तुम्हें डेली 100 रुपया रहते, जय दिन होगा 2300 ऐसे टीचर आवता है। इंग्लिश के टीचर की इंग्लिश नहीं आवता, प्रॉपर इंग्लिश नहीं होता। हाँ इंग्लिश के टीचर की इंग्लिश नहीं आवता। मैथ के टीचर मैथ में फेल भवा बा, कोनो बढ़िया तैयारी को पेपर दे यार, कोनो अच्छा लेवल एडवांस लेवल पेपर दे, ऐसा ऐसा तो टीचर बन वही चुका मेन है। बेस होता है ना वो, जो 6 अब 7 वही 8 गड़बड़ हुई है। अब चाहत है कि हम कंपटीशन में भी आओ, जैसे ग्रुप डी पेपर दो चाहे जिसका दो, अगर बेस आपको मजबूत है, क्या पूछता है 6 7 9 10 वाला वही पूछता है, साइंस में जो पूछता है वही मजबूत नहीं है भाई, तो कहाँ से इंडिया में जाओगे अब उठाओगे, शुरुआत में पढ़े नहीं है, अब उठाएंगे फिर वही पढ़ना यूपीएससी पड़ेगा। के हटाए थे, यूपीएससी के अगर हटाए थे तो जो बाकी जैसे एग्जाम है एसएससी वगैरह है और कोनो एग्जाम, सब के कुछ सिलेबस उठाए बताए थे। मैथ हर एक लड़कियां में दौर से गुजरा है, कक्षा 10 तक एलिमेंट्री मतलब एकदम अनिवार्य बाकी मैथ पढ़ना है 10 तक। हाई स्कूल तक कंपलसरी। हाँ मैथ आदत 10 तक के मैथ में लड़कियां यूपीएससी में। ग्रेजुएट के लड़के जाके यूपीएससी में तो वही करत है एकदम ओकर जनरल पेपर। अच्छा। यूपीएससी भर तैयारी करे वाली चीज दिखा, बाकी और सब वही सिलेबस, सब सिलेबस सब 10th हाई में कक्षा 10 के आगे नहीं। मान ले इंग्लिश थोड़ा सा आगे, पूछ इंग्लिश लैंग्वेज है, उनमें कोनो डिबेट ही नहीं। ये चीज थोड़ा इंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग बा। सरकार ना पहले बात सुनिए, हाँ। एंट्रेंस एग्जाम में भी तुमसे वही पूछा जाएगा, जैसे मान लो अगर तुम ग्रेजुएशन की एंट्रेंस दे रहे हो, हाँ 12th लेवल से ऊपर हाँ नहीं 12 पूछेगा। हाँ 12 लेवल पूछता। हाँ अगर आप बराबर। मास्टर्स का एंट्रेंस दे रहे हो तो बीएससी लेवल मतलब जो भी है ग्रेजुएट लेवल, और एलिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो, अगर किसी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी ये है कि हमको सब ग्रेजुएट से ही, तो जनरल पेपर बनाएगा। अच्छा क्या बात बताओ यार, यूनिवर्सिटी तो भाई विदेशों में भी अपने यहाँ डिफरेंट क्या है, यहाँ की अपनी यूनिवर्सिटी में वहाँ की यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट कम रह करेंगे अच्छी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है भी अच्छी, बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, NIT हो गया, IIT, यही तुम विदेश में पैकेज ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, यहाँ फिर मतलब वहाँ ऐसा एजुकेशन क्यों मिल पा रहा है, यहाँ क्यों नहीं मिल पा रहा है? सिंपल से सेम फसल की मैं बात है। जैसे मान लो सपोज तुम्हें आम का पेड़ लगाना है, तुम रेत वाली मिट्टी में लगा दो, काली मिट्टी में लगा दो, रेत वाली मिट्टी में लगा दो, काली मिट्टी में लगा दो, उसके बाद तुम रिजल्ट देखो। और डेली पानी दो, जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें, बताओ कौन सफल देगा, रेत वाला की काली मिट्टी में? काली मिट्टी देगी। ऑब्वियस सी बात है। उसके पीछे कारण क्या था? वो उसकी मिट्टी उस हिसाब से है, देश कल्चर, यहाँ कल्चर, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, उसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी पे भी पड़ेगा। जब आज से पहले तुम देखो, अरस्तु अगर कोई बात बोलता था, वो ईसाई धर्म के खिलाफ थी, जो वहाँ का धर्म था उसको मार देते थे, जान से मार देते थे, सूली पे ईसाई को लटका दिए। क्यों? गलत, सही बात बोले। ऐसा थोड़ी था कि वो ज्ञानी नहीं थे, वो अच्छी बात नहीं बताए थे, वो समाज को आगे नहीं बढ़ाए थे, अच्छा किए थे, फिर उनको क्यों मार दिया गया? सोसाइटी के हिसाब से नहीं चले। और जो यूनिवर्सिटी है, जो भी कोई अगर सोसाइटी के बाहर जाने का प्रयास करती है, वो बंद हो जाती है, उसको मार दिया, वो खत्म कर दिया जाता है। और कई कारण होते हैं। आज के डेट में आप देख लेंगे, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ये ठान ले, मैं दूसरी नहीं अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूँगा, ये बोल के गलत कर रहा हूँ भाई, किसी के भी बारे में अगर मैं गलत बोलूँगा उसके पास पूरा विचार है। तो अगर ये सोच ले कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में सुधार लाना है और मैं अपनी पॉलिसीज में सुधार लाऊंगा,
तो तुम्हें क्या लग रहा है कि या तो उसका जो हेड है वो बदल जाएगा, समझ रहे हो, उसका जो हेड है चांसलर है वो बदल जाएगा, और या तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाएगी, उसकी जगह नई यूनिवर्सिटी आ जाएगी। उसके पीछे जो लेकिन इतना फिर से वही प्रोसेस होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है समाज कि फिर से कोई भी यूनिवर्सिटी आएगी चीजें फिर से वही रवैया चालू हो जाएगा, कुछ दिन चलेगा नया सिस्टम के हिसाब से, उसके बाद फिर से वही हो जाएगा। ऐसा तो इंडिया में चल रहा है ना। हाँ। तुम्हें क्या लग रहा है जो करंट गवर्नमेंट है खराब है? ये तो मैं कह नहीं सकता यार, करंट गवर्नमेंट है नहीं खराब है, खराब नहीं है सिस्टम तुम्हारे खराब है। सिस्टम सिस्टम कैसे बदले? गवर्नमेंट चेंज करने से सिस्टम थोड़ी बदलेगा। तो मान सिस्टम लो, कैसे बदलेगा ये आज की बताओ। डेट में गवर्नमेंट 90% खून चूस रही है, वो 88 चूसेगी, लेकिन शोषण तो होगा। सिस्टम अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है 10,000 करोड़ रुपए की, और ग्राउंड लेवल पे उसका 100 करोड़ का काम होता है, इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है कि और किसी की? इसमें तो भाई जो भी सिस्टम में जो बैठा हुआ है लेवल हाँ अधिकारी है, मिनिस्टर है, हाँ ये सब जे नीचे से ऊपर ऐसे सीढ़ियों की तरह बैठे हुए हैं, उनका ये जिम्मेदारी है कि हमको कैसे लेवल पे वो काम करना है। ये सबको मिलके साथ में करेंगे तभी हो पाएगा, ये गवर्नमेंट अकेला काम नहीं कर पाएगी। ये बात में जायज है, इस बात को हम मानते हैं, इस बात को वही करेगी जो तुम बोलोगे। हम बोलेंगे मतलब जैसे क्या? मतलब गवर्नमेंट को अच्छा ये बताओ, हाँ तुम मेरे यहाँ काम करने आओ, हाँ तुम्हारे यहाँ गया काम अगर ठीक है एग्जाम्पल। मैं हूँ, पिताजी हैं और मेरा छोटा भाई है, हम्म और तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा नहीं, तुम आए हो मेरे घर काम करने, लेकिन तुम्हें ये पता है कि पिताजी पैसे देंगे। अच्छा हाँ तो तुम पिताजी जैसे पिताजी बोले कि तुम यहाँ से ये बोरी हटा दो, हाँ। और मैं बोलूंगा नहीं तुम वहीं पे रहने दो, तो तुम क्या करोगे? पिताजी का बात सुनेंगे भैया, क्योंकि पिताजी कोई तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हाँ पैसा दे रहे इसी हैं। प्रकार से डेमोक्रेसी काम करती है, जिसके पास जो मेजोरिटी बोलती है वही काम गवर्नमेंट करेगी। अगर 60% या 70% मेजोरिटी जनता ये बोल रही है कि मुझे कुछ भी चाहिए, मान लो बोल रही है कि मुझे एक चीनी मिल चाहिए, हाँ अपने एरिया में 70% जो जनता है, हाँ वोट वहाँ पर आया, वोटिंग हुआ तो वहाँ 10% बोल रही है यूनिवर्सिटी चाहिए, 20% बोल रही है मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, पर अच्छा नो सॉरी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी इंक्लूड, एक बोल रही है कि मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल मान लो, हाँ हॉस्पिटल चाहिए, हाँ, हॉस्पिटल 20 चाहिए। हॉस्पिटल, ठीक है 10 यूनिवर्सिटी एंड 70 वो चीनी मिल, चीनी मिल, तो गवर्नमेंट क्या देगी? वो चीनी मिल जाएगी क्योंकि उसके समझे? अब रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पिताजी अगर पैसा देंगे, जो वो बोलेंगे तुम वही करोगे। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे घर आए हो काम करने, मेरा नहीं कर रहे थे। वैसे ही डेमोक्रेसी में जनता भी होती है, ऐसा नहीं है कि अगर 150 करोड़ की आबादी है तो एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं किया जा रहा। बात होती है मेजोरिटी की, मेजोरिटी पीपल की क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या थॉट है, उनको क्या चाहिए, वही गवर्नमेंट पूरा करेगी। तो अभी क्या? अगर हाँ। अभी कुछ नहीं है। मैं सिंपल सी एक बात है, जो जनता मांगेगी वही मिलेगा। जनता क्या मांग रही है? सिंपल सा नियम है। अभी जनता क्या मांग रही है? जनता जो मांग रही है मिल रहा है। महंगाई तो नहीं मांग रही है। कहाँ महंगाई के खिलाफ तुम प्रोटेस्ट दिखाओ जिसमें मेजोरिटी सरकार को फील हुआ हो कि इससे मुझे खतरा है। हाँ ये बात तुम भी सही मुझे है। बताओ कितनी जनता गई प्रोटेस्ट पे? प्रोटेस्ट 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से लगभग 70 या 75 करोड़ वोटर हैं, एलिजिबल वोटर जो वोट दे के आते हैं। उसमें से तुम मुझे बताओ कि मैं बात करता हूँ मेजोरिटी की, मेजोरिटी होती है 50+1। यहाँ पे 4 पार्टियां हैं, मान लो अगर 40% भी जनता, अगर 40 कहाँ 30% अगर जनता खड़ी हो जाए, अगर वो बोल दे कि मुझे सिस्टम सुधारा चाहिए, वो सुधर जाएगा कल, एक दिन में, 24 घंटे के अंदर। तुम मुझे ये बताओ कौन एजुकेशन पे गया लड़ने, कौन एनवायरनमेंट के लिए लड़ने जा रहा है? बताओ कितनी जनता जा रही है प्रोटेस्ट में, कितने आवाज उठ रहे हैं बताओ? सब लोग तो बैठ के दबाए हैं, मतलब मैं जाना ही नहीं चाहते, आलसी हैं भाई, क्यों नहीं? क्यों देगी? ये भी बात सही है। मान लो तुम मेरे घर काम करने आए, जब तुम्हें डर अगर दिया जाए, अगर तुम पिताजी की बात नहीं मानोगे, तुम्हें पता है कि अगर नहीं मानूंगा पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, जाहिर से बाकी हम दोनों भाई मिलकर चाहे जो तुमको बोल दे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ सेम वही है, डिमांड वही, डिमांड और सप्लाई का गेम है। सप्लाई वही होगा जो डिमांड होगा। ये भाई बिजनेस का रूल हो गया है एकदम। हाँ हर एक जगह सेम रूल है, बस तुमको देखना है। तो एग्जाम के बारे में क्या कहना चाहते हो? जो अभी रिक्वायरमेंट है एग्जाम वगैरह जो सोसाइटी में चल रहा है, अपने यहाँ का कल्चर जो ऐसा चल रहा है, वो यूपी और बिहार
झारखंड और फिर दिल्ली वगैरह सब। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है सब गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबको। और तमिलनाडु वगैरह उधर सब एरिया में देखिए तो वहाँ पर सबको प्राइवेटाइज सेक्टर चाहिए। अच्छा, क्यों, ये बताओ। मतलब क्यों, ऐसा क्या सिस्टम है? यहाँ के तो मैं भावेश भाई को एक बार बोलने का मौका देते, बोलो, बताओ ना, मतलब यहाँ की मतलब कल्चर में यही भर दिया गया है कि तुम्हें सरकारी नौकरी ही करनी है। क्यों, मतलब कहाँ से भरा गया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अरे वो जो पहले से ही मतलब शुरुआत से ही यहाँ पे वो हो गया है, भर दिया गया है। अटल भाई को बताएंगे, अटल भाई। नहीं चाहिए, बस सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब मैं समस्या का वो नहीं बताऊंगा कहाँ से भर दिया गया है। हम्म, उसके पीछे कई कारण है सरकारी नौकरी। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये हमको मानना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन और भी ऑब्वियसली यार हम लोग की ज्यादा है, सभी कंट्रियों से सबसे ज्यादा है। मैं ये बताऊँ, हम्म, हमारे पास 2 फैमिली है। 2 फैमिली, एक फैमिली के पास 4 मेंबर हैं, 4 एक मेंबर, फैमिली के पास 10 मेंबर। ओके। 10 नहीं, मान लो 20 मेंबर। एक फैमिली के पास कितना है? 4। 4, और एक फैमिली में 20, फैमिली डिवाइड बाय 20, ओके। 20 मेंबर है ना। और जो 20 मेंबर है उसकी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख रुपए 20 मेंबर वाले में। हाँ, 1 लाख इनकम है। हाँ। और ये जो 4 फैमिली है उनकी उसकी इनकम है 50,000 रुपये। 50,000 रुपए। तो आप हमें ये बताइए कि अच्छा मैनेजमेंट किसका होगा? वो 50,000 रुपए वाले का होगा जिसकी 4 फैमिली है, उसकी तो आधी इनकम है। लेकिन उसका वो फैमिली भी कम है, 4 है, वहाँ 20 है। हाँ, कि हमारे देश में जितने संसाधन नहीं है उससे ज्यादा उसको यूज करने वाले हैं। अच्छा। तो एक होता है इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट, हम्म, दुर्लभता का नियम। दुर्लभता एक शब्द होता है, स्कैरसिटी। उसका उत्पन्न वहीं से होता है कि अगर तुम्हारे पास जितने संसाधन हैं, अगर तुम्हारी इच्छाएं उतनी ही हैं, तो चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो जिंदगी हो, सब आसान चलेगा। अगर संसाधन कम हुए, तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हुई, तो वहीं से गलती, मतलब कि सारी परेशानी शुरू होगी। अगर यहाँ पे आबादी इतनी है, वहाँ पे अगर आबादी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें युवा ज्यादा होंगे। 18 से 30, 35, अब इतने हैं, उनको काम चाहिए, काम चाहिए, ऑब्वियसली काम है चाहिए। हाँ, काम। और यहाँ पे गवर्नमेंट का इसलिए क्रेज है क्योंकि प्राइवेट में ना तो बढ़िया नौकरी है, और नौकरी है भी तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, कभी भी निकाला जा सकता है। हाँ, और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार खाली नियम बना के छोड़ दी है कितनी मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ, बट आज की डेट में भी इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड हाँ, बहुत सेक्टर है। बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एम्प्लॉयज तो परमानेंट नहीं, आज भी ठेके पे काम होता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है अभी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे हाँ। एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी को बढ़िया पैसा नहीं। जिस दिन, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन प्राइवेट में ये हो जाए कि मैं अगर यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलूंगा तो मुझे 30,000 40,000 रुपए की नौकरी फिक्स है, मुझे मिल जाएगी, उस दिन सरकारी नौकरी के पीछे भागने वालों की संख्या खत्म हो जाएगी। नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ के कल्चर में भर दिया गया है कि मुझे काम नहीं करना है। अच्छा, ऐसा है क्या? काम चोर है, इंडिया वाले काम चोर है, मैं मानता हूँ। काम नहीं करना चाहते, बस पैसा फोकट करना। हाँ, काम नहीं करना। नहीं ऐसा नहीं कहते, यूपी बिहार नहीं, झारखंड भी एक इंक्लूडेड है, वो भी है, और उड़ीसा, ये सब देखो, कोई भाई स्टेट ना, ये दोनों ऐसे थे। कोई काम नहीं करना चाहता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सब स्वार्थी हैं, स्वार्थी। खाली दिखावे का देशभक्ति है। स्वार्थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं देखो कोई भी बात बोलूंगा उसके पीछे तथ्य होगा। हाँ, बताओ, आप बताओ, कोई दिक्कत स्वार्थी इसलिए है, नहीं। यहाँ पे सब अपने बारे में सोचते हैं, समझ रहे हो? सेल्फिश है। हाँ, ठीक अभी आपसे बैठेंगे 4-10 लोग बैठ जाइए, है। बात होगी करप्शन पे कि हाँ करप्शन गलत है। हम्म, घर गए और उनकी बीवी या बच्चे जो कोई भी बीमार हो, सुबह अस्पताल में गए लेके, वहाँ पे देखे 15 लोगों की लाइन है, और संयोग से उनके पास क्या होता है, उनकी आर्थिक की स्थिति बढ़िया है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि सीरियस कंडीशन इनकी भी, उसका अलग प्रावधान होता है इमरजेंसी के लिए। ये लिक्विडिटी लाइन में लगे हुए हैं, हाँ, हाँ, उनके पास पैसा ज़्यादा है, बगल से ये अपनी पहचान और पकड़ पहुंच पैसा वगैरह सब। आर्थिक, हाँ, ये आगे चले जाएंगे। बाकी जो आगे खड़े हैं 2 घंटे से, उनका
हाँ मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम के मतलब ये वो क्या है? बात कर रहे हैं ये भी सिस्टम तो के बारे corruption है। में। हाँ करप्शन मतलब वो अगर 4 लोग मिल गए बात कर रहे हैं सिस्टम के बारे बात करेंगे। में, और जब खुद के हाँ जब खुद के ऊपर आ जाएगी तो वो फॉलो नहीं करते मैं उसमें। इसका एक एग्जांपल ये भी बताता हूँ। हम्म। मान लो सपोज 2 व्यक्ति मिलके एक बैठी है, आपस में बात कर रहे हैं। जो ए है, ये थोड़ा सा फाइनेंशियली कमजोर है, एक कमजोर है। हाँ ठीक है। मतलब बहुत ही मेहनत करके वो खाली 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। जो बी है फाइनेंशियली मजबूत है, और दोनों लड़कों का चयन एक पद के लिए हुआ, और उस पद पे काम करने के लिए गए। तो जो उसका जो सिलेक्टर है, जो अधिकारी है, वो मान लो करप्ट निकल गया, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। दोनों को करनी चाहिए ना फिर। तो यहाँ पे जो भी है वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास उसके पैसा मन है। में लालच है, उसके हाँ। मन में ये भी डर है कि मेरिट में वो एक लड़का आगे निकल जाए, तो हाँ। पैसा देख के वो सीट को ले लेगा। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर उसी एक को समझाएगा कि इस देश में भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो सकता। ये रियलिटी है इस देश की। बी वाला खुद भूलेगा ऐसे। हाँ ये तो रियलिटी है। ये है, ये मानो ये है। मैं किसी के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, बट मैंने देखा है। ये आप वर्चुअल आप फील कर चुके हैं ये चीज को। मतलब ये मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ मतलब आपके साथ नहीं हुआ, आपके मेरे साथ सामने ये घटना हुई है, आपके मैंने साथ। ये बात देखी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जनता जिस दिन सही हो जाएगी, ना तो हमें किसी हीरो की जरूरत पड़ेगी, और न तो किसी दिन का, और किसी भगवान का, और न तो किसी दिन का इंतजार करना पड़ेगा कब अच्छे दिन आएंगे। ये सब कुछ ऐसा। और ऐसे कोई बेवकूफ, और ऐसा ये भी नहीं है कि जनता ऐसी है। एक सिस्टम है ना, एक वो सर्कल जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। ये बताओ, सर्कल लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? अनलिमिटेड होता है, उसमें घूमते रहो, चलता ही रहता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है भाई, लिमिटेड नहीं है उसमें। कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी करो। हाँ। लेकिन भाई तो ये एक तरीके से मॉडल बनाया गया है, और ऐसा नहीं कि जनता ऐसा सोच रही है, जनता को ऐसा सोचवाया जा रहा है, किया जा रहा है। ऐसा उसको बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो है पहले से ही, उनको ऐसा बनाया जा रहा है। उसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। नहीं तो बताओ, किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है, कोई पत्रकार की हत्या हो जाती है, कोई कल को व्यक्ति होता है, इन सब चीज़ों पे बात करता है, वो भी जवाब दिया जाता है। जनता को करना क्या चाहिए एक्चुअली, ये बताओ तुम। अगर सब सिस्टम को सुधारना है तो एक लोग को खड़ा होना पड़ेगा, या फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, या फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ अपने मन से निकालना होगा कि मैं ही क्यों, मतलब मैं आगे क्यों, मतलब हाँ वाई एम आई ओके, मैं ही क्यों, हाँ मैं ही क्यों, मतलब मैं ही क्यों जाऊँ आगे सब कुछ करने के लिए, कि मैं क्यों प्रोटेस्ट करने जाऊँ, मैं ही क्यों पहले चलूँ, ये सब क्यों आवाज उठाऊं किसी के खिलाफ, मतलब कोई भी चीज के लेके। ईमानदारी, अब यहाँ तो कोई ईमानदारी हमारे ख्याल से कोई तो है नहीं, सब कुछ। ईमानदारी की परिभाषा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बताइए आप क्या। ईमानदारी की ये परिभाषा नहीं होती है कि आप कसम खा लीजिए मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ईमानदारी की परिभाषा वो होती है, पहला रूल उसका ये होता है कि आप अपने आप से ईमानदार रहिए। दूसरा रूल ये होता है कि जब तक किसी भी समाज कल्याण या किसी के को आपके सच बोलने से किसी को दिक्कत न हो, तब तक आप झूठ मत बोलिए, तब तक आप सत्य बोलिए। मतलब सत्य से, अगर सच्चाई से भी अगर दुख होता है तो वहाँ पे रुक जाना है। हाँ, क्योंकि कई बार सच्चाई बहुत हानिकारक होती है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आप कोई कैंसर का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, अब उस कैंसर के मरीज के पास मान लो 2 महीने बचे हुए, 2 महीने मैंने कम बोल दिया, इससे आदमी कम रिलेट कर पाएंगे, मैं 2 साल बोलूँगा। और 2 साल ये कैंसर है या और कोई बीमारी, उसके पास 2 साल है। डॉक्टर को ये बात पता है, डॉक्टर पेशेंट को नहीं बताता है, इसके किसी रिलेटिव को बताएगा। हाँ, वो बताएगा आप इनका बढ़िया ध्यान रखिए, अब ये इनकी जो क्रिटिकल कंडीशन है वो सब ये खराब होती जा रही है, 2 साल 2 के। साल से ज़्यादा नहीं हाँ। चल पाएंगे। अब अगर आप इस जगह पे अगर आप उससे सत्य बोल दें, यहाँ पे तो आपने उससे झूठ बोला, क्यों झूठ बोला? आप अगर सत्य बोल देंगे तो वो तो मैं तुरंत बता रहा हूँ टेंशन लेती है। जो
उसकी बीमारी 2 साल की है, वो 2 साल तक अच्छे से जिएगा, वो 4 महीने में ना उसकी मृत्यु हो जाए, वो भी उस कंडीशन में जो आप सोच नहीं सकते। बहुत ही क्रिटिकल केस है। बहुत खराब कंडीशन में उसके दिमाग पे प्रेशर, Overthinking ये सब हो जाएगी, उसके सबका। दिमाग पे प्रेशर हो जाएगा, वो जो भी उसका टाइम बचा उसको अच्छे से जी नहीं पाएगा। तो फिर आप यहाँ पे सच बोल के क्या किए? किसी की हत्या की है भाई। हाँ, अन्याय की। उसका हाँ। टाइम था 2 साल, आप उसको पहले। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, डॉक्टर किसी को ना बताए या फिर रिलेटिव को भी, ऐसे चलते रहे क्या पता सही हो जाए। लेकिन ये हाँ, फिर भी हो सकता है। लेकिन ये भी गलत होगा ना, क्योंकि बोलेंगे कि देखो, रिलेटिव को नहीं बताया तो बोले कि डॉक्टर ये गलत है। डॉक्टर को गलत समझेंगे ना लोग, ये बात ये है। डॉक्टर की भी कुछ मोरल ड्यूटी है, और मोरल ड्यूटी तो है कि न बताए। हाँ न बताए, जिससे ये होगा ना माइंडसेट उसका भी नहीं। सुनिए, जैसे आपने कहा ना, जैसे अगर कोई रिलेटिव को बताता है डॉक्टर, तो रिलेटिव का माइंडसेट उस तरीके से उसके हिसाब से, मरीज के हिसाब से वो थिंकिंग प्रोसेस बदल जाता है। नहीं बताएगा तो इसमें डॉक्टर की हानि है। हाँ तो वो डॉक्टर क्यों? क्यों अब डॉक्टर रहेगा किसी देश या कहीं पे भी तो रहेगा, तो ओके। एक समाज होगा। हाँ तो डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होती है उनकी लाइबिलिटी जवाब देने की। यहाँ पे हर एक वो आदमी जवाबदेही है जो आपको सर्विस दे रहा है और आप उससे सर्विस ले रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एक सर्वेंट हो, उसकी जवाबदेही बनती है कि मैंने आपको इतना पेड किया तो आपने क्या किया, इसके पीछे का लॉजिक सब कुछ हमको बताइए, एक एक स्टेप में बताइए। हाँ, ये जवाबदेही। ओके। अगर वो उसको नहीं बताएगा, क्या पता उसका रिलेटिव परेशान हो के और कई जगह परेशान हो जाए। हाँ, कहीं और डॉक्टर दे ढूंढ ले। हाँ, जो और वो ये भी बात सही वाला है, उसका भी वो होगा। अगर डॉक्टर ना बताए, आगे चल के उसकी मृत्यु हो गई और वहां से वो रेगुलर दवा करता रहा, और डॉक्टर अगर दवा बंद करेगा तो वो पूछेगा कि क्यों आपने बंद किया, तो वो कहेगा सही हो गए। अब ये तो बोल नहीं सकते, अगर वो बोल देगा सही हो गए, अगर जब वो उसकी मृत्यु होगी तो इस जो पेशेंट है उसके पास एक लीगल वो कानून को लेके जा सकता है उसके पास। इस डॉक्टर ने अपने स्टेटमेंट में बोला था, इन्होंने दवा रोक दी, इन्होंने बोला ये अभी सही है, तो फिर इनकी मृत्यु हुई, फिर उसमें मेडिकल जांच होगी, उसमें आएगा कि ये कैंसर की वजह से मरे हैं, तो उसमें डॉक्टर का जीवन बर्बाद होगा कि नहीं? इसलिए हर एक जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी है कि वो आपको इन्फॉर्म करे। ये भी सही। या फिर मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। मैं ये सोच रहा था कि जैसे डॉक्टर अपने अंडर उसको रख ले अपने हॉस्पिटल में, जब तक वो प्रॉपर सही नहीं हो जाता। मान लो पेशेंट जो है गरीब है, हाँ, तो डॉक्टर कैसे खर्चा उठा पाएगा उसका? ये चीज मैं इसी पे बात करने वाला था। यही मैं सोच रहा था कि मैं इसी मुद्दे को उठाऊंगा। देखिए, जैसे कि अभी आपने बोला कि जैसे गरीब है वो, डॉक्टर की लायबिलिटी क्या बनती है कि उसके क्या बोलते हैं, उसको क्या क्या चीज़ है उसको पता है कि गवर्नमेंट यहाँ क्या करती है, मतलब गरीब के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या फंडिंग है, क्या क्या रिसोर्सेज है, वो अपने हॉस्पिटल में जनरली रखे रहे। जैसे कोई गरीब आता है उसको मालूम नहीं, एक्चुअल में पता होगा तो आपको भी, क्योंकि गरीब को सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती हैं, क्या क्या चीज़ फैकल्टी हमारे लिए क्या क्या एबिलिटी है, सब कुछ वो एक डॉक्टर को भी पता रहता है कि हाँ अगर ये इस प्रोसेस से दौर से आता है तो इसकी जान बचाई जा सकता है, जान बचाई जा सकती है, और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त वो डॉक्टर उस गरीब को मदद दिलाने में उसका वो हेल्प करा सकता है। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड का आप समझते हैं 5 लाख का देती है हर साल अपनी गवर्नमेंट, अभी जो भी है चल रही है। मैं एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, नहीं मतलब ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक डॉक्टर का भी एक फर्ज बनता है कि ऐसा वो कर सकते हैं। आप कोई एक योजना बताइए जिसमें लाइफ टाइम जब तक मरीज मरे ना तब तक उसका साथ देने का, मतलब कि उसको हॉस्पिटल में रखने का कोई प्रावधान नहीं। हाँ, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं बना है, लेकिन उनकी जो भी लिमिटेशन है 5 लाख रुपए, जैसे अभी बताया ना कोई योजना चालू है। 5 लाख कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 5 लाख मरीज तो कीमो में 5 लाख तो भाई 10 दिन। यही बात है, देखो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता कहाँ से? टैक्सेशन से। हम जो टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स या टोल टैक्स हो गई। गवर्नमेंट का ये है कि आपको एक अच्छा इलाज और अच्छी दवा दे सकती है, ना कि वो जैसे आपकी बीमारी मान लो महीने 2 महीने 6 महीने साल भर, और जब डॉक्टर ने बोल दिया इनके बचने की कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये बात आ ही क्यों रही है कि वो सरकारी खर्च पे वहाँ रहे? जब वो चाहे अमीर हो चाहे ये गरीब हो, जब उसने बोल दिया कि ये 2 साल में हो जाएंगे, बस आप ये अपने फैमिली के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वहाँ पे वो आप चाहे अरबपति रहें, चाहे आप गरीब रहें, वहाँ पे आप कोई तर्क ही नहीं बनता कि आप उनको अस्पताल में रखें। अस्पताल में किस लिए रखा जाता है? अगर आप अस्पताल क्यों जाते हैं? हमको अच्छी बेहतर दवाइयाँ मिल। दवाइयाँ नहीं, अरे हमारे लाइफ बीमार हैं आप, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए और ऑब्वियसली। जब वहाँ पे उसने मना कर दिया कि इनका ट्रीटमेंट नहीं करना है, 2 साल में ऑलरेडी ये डेड हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में रखने का कौन सा तर्क बनता है? हाँ, और बात जहाँ पे भी महीने 2 महीने 3 महीने जो भी फाइनेंशियली केपेबल नहीं है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप जाके देख सकते हैं। कहाँ पर, जैसे एम्स में वगैरह में? जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं आप जाइए देखिए, वहाँ पे सारी सुविधा मिल रही है मरीजों को। 2 महीने 5 महीने 6 महीने जो भी जब तक कोई स्वस्थ नहीं हो जाता, सारी सुविधाएं दे रही है सरकार। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब ऐसा कहीं नियम नहीं है कि आपको लाइफ टाइम रखा जाए। वो आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी हेल्थ। अच्छा, आपको पता होगा जब अपन भारत मतलब अपना भारत आज़ाद हुआ था और जापान भी साथ में ही खड़ा हुआ था, तो आज वो जापान क्यों इतना डेवलप है, अपना भारत क्यों इतना ही पीछे है? दोनों साथ में देश डिस्ट्रॉय हुए थे। उसके लिए बताने के लिए उसके कई कारण होते हैं। सही कहा। वो डेवलप क्यों किया भाई, उसके पीछे का कारण मैं जानना चाहता हूँ। कई कारण होते हैं। मैंने सबसे पहला कारण कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ वो नेचुरली रिसोर्स से कितना वो है, ये भी काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि शुरुआत अब आप किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति की करेंगे वहाँ के पर्यावरण से ही करेंगे। पर्यावरण, क्योंकि आप कहाँ पैदा होते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका कलर क्या है, वो वहीं से डिसाइड होता है जहाँ आपका प्लेस बर्थ है। सबसे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहली बात तो उतना मुझे ज्ञान नहीं है कि जापान की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लेकिन जितना ही मुझे पता है कि जापान का जो ट्रेड है वो ट्रेड रूट में पड़ता है। जापान कहाँ है? अगर हम मैप में देख सकते हैं, देखिए, गलत जानकारी देने से अच्छा है कि कहीं रेफरेंस ले लिया, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भावेश भाई आप बताओ कुछ। अरे आकाश भाई बता रहे हैं, आप भी तो एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे यूं नंबरों से छट जा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर आपको सिस्टम में सुधारना हो तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? आप इसको ये फ़ोन नीचे करिए। जापान को अगर आप नक्शे में देखें तो ये साउथ कोरिया के आसपास में, आसपास नहीं, ईस्ट में है। अच्छा, ईस्ट में। इसको ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, इसमें है। और ये जो है ना, ये रसिया और चाइना और कोरिया, ये ट्रेड रूट है। अच्छा, ट्रेड रूट। ट्रेड रूट समझ रहे हो? बहुत ही पहले से ही समुद्र को, पानी के रास्ते को बहुत ही रिलायबल और बहुत ही सस्ता रूट माना गया। बहुत सिक्योर होता है, यहाँ पे व्यापार बहुत आसानी से होता है। सबसे पहला कारण यही है, उसकी इकोनॉमी डेवलप करना। उसके बाद आती है दूसरी चीज़, वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार। वहाँ की जनता की सोच क्या है, वहाँ की सरकार की सोच क्या है, वो डिपेंड करती है। एंड थर्ड पे आती है, फर्स्ट में ही आपका नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेस उसके कितने हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड कितने हैं, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, इन सब सारी स्थितियों से तब किसी देश का भविष्य या वर्तमान डिसाइड होता है। अब इसके बारे में मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे कहेंगे, 1-2 दिन का मौका देंगे, तो मैं उसका पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारा क्या भूमि, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, और जो उसका एजुकेशनल कंडीशन, उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री। हमारा मोटिव क्या है, देखिए, हमारा मेन मोटिव ये है कि अपने भारत को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या कड़ियों से और क्या क्या चीज़ों से हम मिला करके बेहतर बना सकते हैं, और अदर कंट्री के चीज़ों को जान करके, वहाँ की अगर वहाँ का ऐसा सिचुएशन आया तो वहाँ के लोगों ने क्या कदम उठाया और वहाँ के सिचुएशन में क्या 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 वो चीज़ हुआ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जब 1947 में भारत का गठन हुआ
गठन हुआ। जो अपने भारत को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन भी हर एक देशों से अलग अलग लिया गया है। अच्छा, ये और ये आज जो की बना डेट है में- हमारा वो हाँ, संविधान का वो 60 देशों से लिया हाँ। गया है। लिया कितना? गया है। 60 देशों से। सोचो 60 कंट्रीज जो आप चर्चा कर रहे हो, वो पहले से ही शुरुआत है अच्छा। किसी भी देश को बनाने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1992 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 सेक्टर। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो ये स्कीम लाई गई थी, तो ये भी इंस्पायर होके लाया गया था। इंस्पायर कहाँ से? वेस्टर्न कंट्रीज से। वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप यूएसए को ले सकते हैं, हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका। ओके। वो ओपन इकोनॉमी, वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं। तो वहाँ से इंस्पायर होके हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लिया गया, और फिर हम लोग रूस जैसे जो पहले उस टाइम पे एक मिनट, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ से सोवियत संघ, तो वहाँ से इंस्पायर होके हम लोग समाजवादी व्यवस्था को लिया गया। तो हमारे भारत सरकार का उस टाइम पे मोटिव ये था कि हमारा जो कल्चर है ना, हम इसको पूरी तरह से पूंजीवाद में झोंक सकते हैं ना, तो समाजवाद में हमको इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, पूंजीवाद प्लस समाजवाद। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे रियासतें थी, तो रियासत का मतलब पूंजीवाद। किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत सारा धन होना, बहुत सारी संपत्ति होना। ये अगर हम पूंजीवाद। लोग समाजवाद की तरफ चलेंगे तो जितने रियासत के राजा थे वो सब बगावत करेंगे। अगर हम लोग पूंजीवाद की तरफ चलेंगे, यहाँ की लगभग बहुत ज़्यादा आबादी गरीब थी, वो लोग बगावत करेंगे, इससे अराजकता फैलेगी, गृह युद्ध का वो बन जाएगा। इसीलिए भारत सरकार द्वारा काफ़ी सोच समझ के कदम उठाया गया। कुछ चीज़ें समाजवाद से, कुछ चीज़ें पूंजीवाद से, उनको मिक्स करके हम लोगों ने दुनिया को एक नया ऑप्शन दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप की जाती है। हम लोग अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था को काफ़ी डेवलप कर चुके हैं। बस ये है कि कई चीज़ों पे देखिए, कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति तभी आगे जब बढ़ेगा हर एक जब तक इंसान हर समय, हर वक्त वो अपने ऊपर काम करेगा। उसकी जो बुराइयां हैं उसको एक्सेप्ट करे, उसको सही करे और आगे बढ़े। हाँ, और मतलब अपने संबंधी टाइम चीज़ें के आसी पास तक ग्रेजुएट हो नहीं। आज की डेट में बताओ, अपन खुद को बताओ, चैनल खोल लिया है न्यूज़ फिल्म, 28 साल की उम्र के न्यूज़ फिल्म अभिनव, हम ना जाने। तो यूपी तक भी एक मतलब है, अभी तभी एज नहीं है। तो गोरा सा है और जो अभी नवीन एक आज तक पे एक शो जो चलता है, फिल्म करके ना, 3 साल उसमें ब्लैक एंड व्हाइट, हुआ है। एक ब्लैक एंड व्हाइट। 3 साल एक शो है, आज तक पे चलता ब्लैक एंड है। व्हाइट तो कराते हैं उसका नाम है। रवीश नहीं, रवीश कहाँ? रवि तो उसमें कहाँ है? अरे मैं क्या नाम है यार उसका, जो बलवा रखते हैं। हाँ। अरे देखो, इतना नाम नहीं याद आ रहा है। हमको नहीं पता, हमको खाली ये न्यूज़ फिल्म पता है अभिनव वाला, जो अभी जाके पहले लल्लन टॉप में था, अब और वो 3 साल 3 साल वाला बन गया। उसका फिल्म को देखो, वो सब क्या ज़्यादा कुछ ये किया है जब तो ये सब पैसे भी खराब ज़्यादा पैसे 2012-13 में घूम। इसके बावजूद उन लोगों को ग्रेजुएशन हुआ है 2019-20 में, वो लोग 2019-20 के ग्रेजुएट हैं। उस टाइम पे भी तो एकदम समझ लो टेक्नोलॉजी एकदम आगे जा रही थी, ट्रेंड में जा रही थी। बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे थे कि लगभग 10 साल तक। जैसे आज की डेट में एक फील्ड बहुत ही सुर्खियों में है, एआई के आने की वजह से, एक जो फील्ड है डेटा साइंस मशीन लर्निंग, इसका ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल या 5 साल तक, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल बहुत इसका स्कोप, जो भी इसमें एक्सपर्टीज किया है उसको पैसा बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे एनालिस्ट को बहुत बढ़िया सैलरी मिल रही है। डेटा एनालिसिस। बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट कई प्रकार के। अब ये सब तो देखो, अब इसमें ये थोड़ी बोल दो यार खराब है। अकाउंटेंट के लिए कोर्स क्या है? बीकॉम, एमकॉम, यही है। अकाउंट तो यही सोचे थे। अब ये खराब है। अब जो जर्नलिस्ट बन रहे उसका बताया बीए है। और अभी बाहर चले जाओ, कल्चर को लेके, हिस्ट्री को लेके वो लोग इतने सेंसिटिव हैं, तो उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहते। अगर आप बीए या मास्टर्स अपनी अगर कल्चर में और
हिस्ट्री वगैरह में करते हैं तो बाहर बहुत बढ़िया पैसा है, स्कोप है। अब इसमें क्या गलत है? बाहर भी यहाँ पे भी है, लेकिन हम मालूम नहीं है यहाँ पे भी है। तो क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए इन सब विभागों में लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में था। लेटरल एंट्री बोले तो जैसे अगर हमको बहुत अच्छे लेवल का जैसे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर टाइप के एम्प्लॉय चाहिए मुझे, और उसके बाद उसके लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं कि ये इस फील्ड में कितना क्वालिफाइड है, देन उसका एक्सपीरियंस, उसके बाद डायरेक्ट उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पैनल जो बनेगा वो इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद सीधा उसको पोस्टिंग दे देंगे। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। इसी पे केस भी चला था अभी, मुश्किल से मुश्किल 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, 2025 की बात है। शुरुआती 25 लास्ट 24 में इंडियन गवर्नमेंट ये लाया कि हमको जो जैसे बढ़िया फील्ड है साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, वो बोले कि हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए हम लोग लेटरल एंट्री का वो ला रहे हैं प्रोग्राम। तो उसमें जो भी भाई अपने जो सोशलिस्ट आदमी है भाई, उसका क्या कहते हैं, अपोजिशन का काम है उंगली उठाना। वो लोग पहुंच गए कि नहीं ये गलत है, ऐसे कैसे इसमें भाई धांधली तो हर एक जगह चांसेस है। मान लो जो पैनल बैठा वो कॉम्प्रोमाइज हो, वो बायस्ड हो। इंडिया में ऐसा कुछ अच्छा चीज बताओ जो अच्छा हो तुम्हारे ख्याल से, जो चीज यहाँ रहने लायक है, वो मतलब जो तुमको यहाँ पर बांध के रखे, कुछ ऐसा चीज बताओ जो इंडिया में, हाँ अपने इंडिया में, कल्चर या फिर एनवायरनमेंट या फिर एजुकेशन या फिर कोई अदर फील्ड, कोई भी फील्ड बताओ, कोई भी चीज़, एनीथिंग्स, कोई एक चीज़ बताओ मेरे को। इंडिया में तुम्हारे थिंकिंग से प्रोसेस क्या लगता है तुम्हें कि इंडिया में क्या चीज़ अच्छी है? इंडिया में पढ़ाई, एजुकेशन, फूड या फैकल्टी, कोई भी चीज़, एनीथिंग। इंडिया में मुझे एक चीज़ ये अच्छा लगता है, यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपको खाना मिल जाएगा। यहाँ इंडिया में आप भूखे नहीं मिलेंगे। इंडिया में इंडिया में ये चीज़ अच्छा है। अदर कंट्री में क्या है? अदर कंट्री का अभी तो मैं गया नहीं हूँ, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बस जो भी लोगों से मिला हूँ, जो भी उस जगह हो के आए हैं, उनसे बात किया, उस हिसाब से ये लगता है अदर कंट्री में क्या है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बुराई नहीं है। वहाँ पे ये है कि अगर आप काम के हैं तभी काम के, अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है तो आप फाइन। ऐसा नहीं है कि हर एक देश में, इंडिया से बेहतर देश कई मामले में है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट, पहली बात तो अदर कंट्री में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पे पैदा हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एट द एंड आप 21 या 22 साल तक मैं मान गया इतने केपेबल नहीं होंगे। अगर आप बूढ़े भी हैं तो आपके पास इतना बैंक बैलेंस रहेगा कि आप अपना खुद से सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वो बहुत ही, और यहाँ पे क्या है, वैसा सिस्टम नहीं बनाया गया है ना कि आदमी 18 साल या 19 साल जैसे ही अब किशोरावस्था क्रॉस करता है, एडल्ट होता है, वैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन बाहर का सिस्टम यही है। ऐसा यहाँ क्यों सिस्टम खराब है, क्यों ऐसा? इसके पीछे कारण बताओ। ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक बताओ कुछ, जैसे एक आध दो पॉइंट करके बताओ मेरे को। पॉइंट अभी आप अगर वैदिक कल्चर से लेंगे, वैदिक वेदों से अगर आप स्टार्ट करेंगे, वहाँ से ही हमारी संस्कृति चली ही आई है। किसी भी देश का अगर आपको आज की स्थिति जानना है तो उसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा। यहाँ का ऐतिहासिक कल्चर ही और जो उस टाइम पे परंपराएं बनी थी वो शुरू से ही ऐसी हैं। आप अगर हमारे जो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, उसमें देखेंगे, वहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे राजशाही बोलते हैं ना, हाँ राजशाही, तो वहाँ पे ऐसा क्या सिस्टम था, उसमें भी आप देखेंगे कि जो भगवान श्री राम थे उनसे तो कोई टेस्ट लिया नहीं गया था, परीक्षा लिया नहीं कोई गया। नहीं, हाँ। उनके पिताजी महाराज थे, तो उसके बाद उनके बड़े पुत्र बनेंगे। तो ये कल्चर वहीं से है। अच्छा। जो पिता होता है वो उसने जीवन भर कमाया या जीवन भर हासिल किया, एट द एंड बिना किसी क्वेश्चन मार्क के वो उसके पुत्रों में ही, उनके पुत्रों को ही मिलेगा। और ऐसा बाहर नहीं है, ऐसा दूसरे देश का कल्चर नहीं है। उनका इतिहास अलग है, उनका संस्कृति अलग है, वो अपने संस्कृति के हिसाब से आगे डेवलप हो रहे हैं। हम लोग अपने संस्कृति से निकले हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत में भी आप देखेंगे तो सारी लड़ाई, सारा सब कुछ इसीलिए हुआ था। एक ही पिता के 2 पुत्र थे, उनको मिलना चाहिए था। कुछ उनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज थी,
उनके कारण नहीं मिल पाया, उनको मिल गया। इसी के बीच में सारी लड़ाई हुई थी और कुछ करना कारण क्या चाहिए था वो उस वक्त, करना क्या चाहिए था? वो तो मैं नहीं बोल हाँ? अरे मतलब आप ऐसे एक हिंट दे दीजिए कि जैसे एग्जांपल दे दीजिए कि उस वक्त अगर ये आज का जो कल्चर चल रहा है अगर वो इतिहास में चाहे- बदलना होता तो क्या करना पड़ता उस वक्त, उस टाइम पे क्या करते तो आज बेहतर हो पाता ये सब चीजें। बेहतर क्या कि सारी प्रक्रियाएं हैं या जो भी टाइटल्स थे या राजा का या किसी भी चीज का, उसको एकदम जैसे आज के डेट में जिसे हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र, हाँ। कि इसको स्किल बेस्ड कर देना चाहिए। अच्छा, जो एलिजिबल होता उस हाँ। कुर्सी पे वो चेयर पे वही राजा बनता, हाँ। उस वक्त की बात है। लेकिन उसके हाँ। पीछे का कारण एक ये भी था, क्या? एलिजिबिलिटी आती है इन्वायरमेंट से। अगर आप कितने योग्य हैं आपका पता इससे चलेगा कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, आपकी परवरिश कहाँ हुई है। एक राजा के घर में पैदा होने वाला बच्चा, उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा, उसके अंदर जितने भी गुण हैं वो अलग होंगे। एक गरीब के घर पैदा होने वाले बच्चे के अंदर अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई लॉजिक मतलब इलॉजिकल चीज़ थी, उस पर भी लॉजिक था, उस पर भी प्रॉपर, ऐसा नहीं उस टाइम पे विद्वान नहीं तो विद्वान थे, उस पर भी काफ़ी गहन अध्ययन किया गया था कि उस टाइम पे इसीलिए ये परंपरा बनाई गई। अभी आप ही देख लेंगे, मेरी फैमिली कंडीशन कुछ और है तो मैं ऐसा हूँ, आपकी कुछ और है, आप ऐसे हैं, कुछ और है, वो ऐसे हैं। तो ये दावेश भाई की अलग ही अलग है। फैमिली पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मान लो ऐसे स्किल बेस्ड जो हकदार हो उसी को मिलेगा, अगर ऐसे कर दे इसके चक्कर में मान लो राजा का ही बेटा योग्य हो तो उसको नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जनता में अराजकता इसलिए फैलेगी। अगर मान लो राजा ने बोला, टेस्ट लिया और फिर उसमें रिजल्ट आया, उन्होंने बोला कि मेरा लड़का योग्य है, मेरा लड़का राजा बने, तो और ये आप जानते हैं किसी भी समाज में 100 के 100% सब लोग बुद्धिमान नहीं हो सकते, सबके अंदर समझदारी नहीं होती है, पांचों उंगली बराबर नहीं, सबकी अलग विचारधारा है। उसमें अगर मान लो जनता के मन में ये आ गया कि राजा बायस्ड था, हाँ, कि वो अपने पक्षपात था, बट लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो हुआ नहीं कि राजा पक्षपात किया है, लेकिन फिर भी जनता के मन में आ गया, अराजकता आ गई, उससे क्या होगा, समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हत्याएं होंगी, जान जाएगी, कुछ होगा, गृह युद्ध फैल जाएगा, इससे कुछ अच्छा होगा। तो जो भी सिस्टम था बहुत सोच समझ के था। आज के जो सिस्टम है आज के हिसाब से बहुत ही सही है, बस उसमें हम लोगों को बदलाव करना चाहिए। और ये डेमोक्रेसी का असली मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग वोट दे दे, वो कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, वो डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश के लिए कुछ करें, जिनको हमने चुना है, वैसे चलो हमारी भी मैं जिम्मेदारी। मान लिया अपने इंडिया में एक कारण है कि मैं अभी फिर से मुद्दे पे आ गया। हाँ, मैं इतिहास को पकड़ के रखा। घर चलना चाहता हूँ। क्या? मैं घर चलना चाहता हूँ। घर क्यों? आप बताओ भावेश भाई, क्या बताओ? घर पे काम, चलो चले फिर चलो चलते हैं गाइस, ठीक है।